चलिए दोस्तों, आज हम रिवाइज करते हैं डिजिटल ऑडिट। ये और सी फाइनल ऑडिट का एक और चैप्टर है। डिजिटल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 5 मार्क्स ही बैठ सकता है। तो चलिए हम इसके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वही रिवाइज करके चलेंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला कि डिजिटल ऑडिट के फीचर्स क्या है और उसमें आने वाले चैलेंजेस कौन कौन से हैं। दूसरा कि कौन व्हाट आर द एरियाज टू बी कंसिडर व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द आईटी इन्वायरमेंट एंड की रिस्क क्या हो सकते हैं आईटी इन्वायरमेंट के। आईटी का रिस्क समझना क्यों जरूरी है और आईटी की डिपेंडेंसी कैसे है। साइबर रिस्क क्या होते हैं, आईओटी क्या होता है, ब्लॉकचेन से क्या रिस्क है और नेक्स्ट जेन ऑडिट में क्या चीज़ें आती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो पहले समझ के चलते कि की फीचर्स क्या है डिजिटल ऑडिट के। तो की फीचर्स का एक शॉर्ट कोड है कतार एयरवेज का। कतार एयरवेज मतलब क्यू फॉर क्वालिटी, एच फॉर ह्यूमन डिपेंडेंसी, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ए फॉर ऑटोमेशन एंड ईज एंड आर फॉर रिस्क असेसमेंट। तो शॉर्ट में बोले तो डिजिटल ऑडिट से ऑडिट डिजिटली से होगा क्या। ऑडिट डिजिटली मतलब कि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो वो आईटी टूल्स को, आईटी टेक्निक्स को यूज करके ऑडिट करेगा। तो उससे के बेनिफिट क्या होंगे ऑडिट में। क्वालिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ऑटोमेशन ईज हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट बेटर होगा। जैसे रिस्क असेसमेंट बेटर कैसे होगा, ऑडिटर क्या किया रिपीटेड टास्क को इग्नोर करके किसी फोकस कर पाएगा बड़े पिक्चर पे, क्योंकि रिपीटेड टास्क से क्या होंगे वो आईटी टूल्स से और आईटी टेक्निक से इजीली जल्दी हो जाएंगे। ऑटोमेशन ईज कैसे होगा, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग डेटा, हम जो सैम्पलिंग करते हैं ऑडिटिंग में वो ऑडिटिंग टूल की तरफ से करेंगे तो हमारे जो सैंपल निकालने का जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। रिड्यूस दी मैनुअल एरर, और इससे मैनुअल एरर भी खत्म हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, जैसे कि कंपनी सेक्शन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 सेक्शन 3 कि ऑडिट ट्रेल का फीचर मैंडेटरी होना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, चेन ऑफ सीक्वेंस और इंफॉर्मेशन वो ट्रांसपेरेंट हो, वो बताई जाएगी कि कब कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे फ्लो हुई है। तो ये एक मैंडेटरी फीचर है। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है ना ऑडिटर के लिए, तो आईटी से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। और यह तो मैंडेटरी भी है एज पर कंपनीज एक्ट। ह्यूमन डिपेंडेंसी हमेशा की जैसे कि हम जानते हैं आईटी यूज करेंगे तो डिपेंडेंसी कम होगी, मैनुअल एरर रिस्क खत्म हो जाएंगे, मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा और क्वालिटी बढ़ जाएगी। देन अब आते हैं हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हम अब आईटी, अब और ऐसा तो है नहीं सिर्फ ऑडिटर यूज़ करेगा, मैनेजमेंट भी तो यूज़ करेगा अपने बिजनेस में आईटी को। तो अगर मैनेजमेंट यूज़ करेगा तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वाइल अंडरस्टैंडिंग दी आईटी इन्वायरमेंट। तो उसे रोमा मैसेज करना है तो उसे कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करके चलना है। तो उसका शॉर्ट कोड है यू आई ए, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई एंड असेस। अंडरस्टैंड क्या करेगा, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को। आइडेंटिफाई क्या करेगा, तीन चीज़ें, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिस्टम, मैनुअल है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल है, एंड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज। और असेस करके चलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट कि आईटी इन्वायरमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ये हमें अब फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन समझना, उसमें आईटी का इन्वॉल्वमेंट समझना, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आईटी एप्लीकेशन की नॉलेज, कि हमें आईटी एप्लीकेशन की नॉलेज जो होनी चाहिए कि क्लाइंट के पास कौन कौन सा आईटी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, उनके एस्पेक्ट क्या यूज़ हो रहे हैं, तभी तो हम फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को समझ पाएंगे। तो जैसे आते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें हमें ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना होता है नेचर एंड नंबर ऑफ द स्पेसिफिक आईटी एप्लीकेशन, क्योंकि क्लाइंट के पास कौन सी आईटी एप्लीकेशन है, वो किस नेचर की है, कौन कौन सी है। जैसे सैप हो सकता है, टूशी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, टैली हो सकता है, मतलब मल्टीपल आईटी एप्लीकेशन क्लाइंट यूज़ कर सकता है। तो हमें वो समझना पड़ेगा उसकी नेचर और उसके कौन कौन सा आईटी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई, टू अंडरस्टैंड दी एंटिटी बेस्ड रिस्क, एंटिटीज बिजनेस रिस्क एनवायरनमेंट। ठीक है, अब वो कैसे हो रही है। दूसरा था आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या सिग्निफिकेशन ऑफ सिस्टम, इसमें हम ये समझेंगे कि जो आईटी एप्लीकेशन और आईटी एप्लीकेशन और आईटी का कैसे मैनेजमेंट यूज़ करके जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो कि बैलेंस शीट, पीएनएल नोट, डिस्क्लोजर में यूज़ होती है, वो कैसे उसका फ्लो समझेंगे, उसका फ्लो इनटू कैसे वो जा रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे बाहर आ रही है। तो इसका मतलब अंडरस्टैंड दी हाउ इंफॉर्मेशन related to balance sheet, P&L and notes to account flow into, throughout and out of the entity information through IT application and IT infrastructure.
अब ये P&L को हम सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बैलेंस शीट को अकाउंट बैलेंस लिखते हैं, नोट्स को अकाउंट को डिस्क्लोजर लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल। हमें जानना है कि एंटिटी क्या यूज़ कर रही है, वो फुल्ली ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा रखा है उसने, या फुल्ली मैनुअल कंट्रोल लगा रखा है, या उसका मिक्सचर लगा रखा है। अगर मिक्सचर लगा रहा है तो एंटिटी मिक्सचर मिक्सचर लगा रहा है, ये इस बात मिक्सचर में भी कितना परसेंट मैनुअल है, कितना परसेंट ऑटोमेटेड, ये इस बात पे वेरी करता है कि उन्होंने कितने कॉम्प्लेक्स आईटी को यूज़ कर रखा है। ठीक है, ये रेलिवेंट है ऑडिटर के लिए फॉर टू असेस द रोमन। चौथा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, मतलब जैसे कि वो रोबोट्स का यूज़ कर रहा है, एआई का यूज़ कर रहा है, ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहा है, आईओटी का यूज़ कर रहा है, बायोमेट्रिक यूज़ कर रहा है, ड्रोन यूज़ कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। अब ये ज़रूरी क्यों है, दिस नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आईटी एप्लीकेशन है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटिटी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़। हमें जानना पड़ेगा कि वो एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एंटिटी की इंफॉर्मेशन प्रोसेस में वो क्या रोल प्ले करती है, जो आईटी एप्लीकेशन है। ठीक है, तभी तो हम जान पाएंगे कंसिडर व्हाट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज। एंड देन एंगेजमेंट टीम जो होगी वो डिसाइड करेगी कि उन्हें कोई स्पेशलिस्ट को हायर करना है इस ऑडिट के लिए, या अपने ऑडिटर एक्सपर्ट को, किसी दूसरे ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करना है टू अंडरस्टैंड whether or how their use impact in the entity's financial reporting process and give me risk फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। अब आईटी एंड मैनेजमेंट आईटी यूज कर रही है, मैनेजमेंट आईटी यूज कर रही है, तो उससे होंगे रिस्क, उसके रिस्क होंगे, उस रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडिटर हो सकता है कि बाहर से एक्सपर्ट को भी हायर करे, या ऑडिटर खुद कोई दूसरा ऑडिट एक्सपर्ट भी लेकर आए टू अंडरस्टैंड दैट आईटी इन्वायरमेंट, दैट टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क दैट विच अराइज विच from the use of the entities, from the use the IT which is used by the management, है ना। देन असेस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आईटी इन्वायरमेंट, कि वो आईटी इन्वायरमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एंटिटी ने वो जो एप्लीकेशन है वो कस्टमाइज कराई है, कस्टमाइजेशन है आईटी एप्लीकेशन। दूसरा है बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का बिजनेस मॉडल कौन सा है। अगर जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसमें भर भर के आईटी होगा, उसका कॉम्प्लेक्स होगा बहुत ज़्यादा, तो उसका बिजनेस मॉडल। और कोई अगर प्रोडक्शन में इंडस्ट्री है उसमें आईटी कम होगा। तीसरा है एंटिटी का रिलायंस ऑन द सिस्टम ऑफ जनरेट रिपोर्ट, एंटिटी कितना रिलाय करती है, मतलब उसकी जो रिपोर्टिंग है क्या वो फुल्ली सिस्टम ओरिएंटेड है या फिर कुछ मैनुअल कुछ वो है। तो एंटिटी अपनी ही सिस्टम पे कितना रिलायंस करती है, सिस्टम जनरेट रिपोर्ट कैसी है, सही निकल रही है कि नहीं निकल रही है। एंड ऑटोमेशन यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितना परसेंट मैनुअल ऑटोमेशन है, कितना परसेंट ऑटोमेटेड ऑटोमेशन है। ठीक है, ये सब तो ये 5 चीज़ें थी। पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर एंड नेचर ऑफ द आईटी एप्लीकेशन को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सिस्टम, उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर फ्लो इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये होता है आईटी एप्लीकेशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से। फिर आइडेंटिफाई करेंगे मैनुअल कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल। ठीक है, हमें पता करना एंटिटी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल कंटेन्स मैनुअल एलिमेंट और ऑटोमेटेड एलिमेंट, या फिर एंटिटी मिक्स अप्रोच यूज करती है विच वेरीज अपॉन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी यूज ऑफ द आईटी, एंड दिस इज फॉर टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम। एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे विच टेक्नोलॉजी यूज, टेक्नोलॉजी में बी ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, बायोमेट्रिक, ड्रोन। एंड दिस नीड टू अंडरस्टैंड एंटिटीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और अदर, दिस नीड्स टू इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझना पड़ेगा आईटी एप्लीकेशन का रोल जो कि है एंटिटी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्टिविटीज में कहता है, टू विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिस्क दैट मे अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ द फ्रॉम द यूज ऑफ देयर एप्लीकेशंस। एंड एंगेजमेंट टीम उसी हिसाब से डिसाइड करेगी कि कोई से ऑडिट एक्सपर्ट या अदर एक्सपर्ट को हायर करना है फॉर टू अंडरस्टैंड द रोमम, टू अंडरस्टैंड द रिस्क विच मे बी अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी एप्लीकेशन। एंड देन असेस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, इसके इंडिकेटर है कि कस्टमाइज आईटी एप्लीकेशन, बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटिटी, एंटिटी क्लाइंट्स ऑन द सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट एंड ऑटोमेटेड यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद टॉपिक आता है आइडेंटिफाइंग रिस्क राइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। आईटी के यूज करने से कौन कौन से रिस्क अराइज होते हैं। तो रिस्क रिस्क हो सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंजेस इन द आईटी एप्लीकेशन, ऑन फेलियर टू अपडेट आईटी एप्लीकेशन, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, डेटा लॉस, डेटा करप्शन, सिस्टम इंटीग्रेशन इशू, रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम, ये सब रिस्क ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस,
आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसे कि बाकी तो वो सारे तो वन वर्ड है, वैसे हमें वैसे ही याद करने हैं। कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा, इसमें हमें ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी आईटी पर्सनल को हमने ज़्यादा एक्सेस दे रखा है, उसके लिमिट से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट आईटी के पास ज़्यादा एक्सेस राइट होते हैं, तो वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा मतलब वो अनऑथराइज्ड चेंजेस भी कर सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि ऐसे के पास कोई ज़्यादा एक्सेस तो नहीं है जो उसके जॉब रोल से भी में डिफाइन नहीं है, उसके अलावा भी उसे दे रखा है एक्सेस राइट कंट्रोल दे रखे हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन, जो सिस्टम होते हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड है। अगर एक सिस्टम फेल हुआ तो सीक्वेंस से सारी चेन ऑफ सिस्टम में गलत रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर ऑफ वन सिस्टम में ऑल्सो लीड टू वाइड स्प्रेड फेलियर इन ऑल अदर सिस्टम सिंस दे हैव कनेक्टेड टू ईच अदर इन सम लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, रिस्क ऑफ डाउन टाइम ये होता है कि अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाए या पावर आउटेज हो जाए या साइबर अटैक हो जाए किसी सिस्टम पे, तो सिविल सिस्टम रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम रहता है। डेटा लॉस और डेटा करप्ट, ये मेजर रिस्क होता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब अगर साइबर अटैक होता है तो साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते। यदि अप्रोप्रिएट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते तो साइबर रिस्क रहता है, साइबर अटैक होने का खतरा रहता है, जिससे क्या होता है लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है रिस्क और रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक एफएमसीजी इंडस्ट्री और एक फाइनेंस कंपनी है, दोनों के रिस्क अलग है, दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, तो आप उसमें सेम टाइप का आईटी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस अलग अलग है। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अपना आईटी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा उनके यूसेज के हिसाब से, अदरवाइज रेगुलेटरी कंप्लायंस का रिस्क रहेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से रिस्क होते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि ये जानना जरूरी क्यों है। उससे पहले आईटी डिपेंडेंसी के बारे में जानेंगे कि आईटी डिपेंडेंसी क्यों है, क्या होती है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑडिट पे। ठीक है, आईटी टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द आईटी डिपेंडेंसी। तो आइए जानते हैं। ये रहा। तो आईटी डिपेंडेंसी क्या होती है, आईटी डिपेंडेंसी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। ऑडिटर को क्यों जानना चाह रहा है आईटी डिपेंडेंसी की एंटिटी कितना आईटी पे डिपेंडेंट है। क्यों, टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज रिलायंस ऑन सिस्टम, कि टू आइडेंटिफाई द एंटिटी रिलायंस अपॉन द आईटी, अंडरस्टैंड हाउ आईटी इज इंटीग्रेटेड टू एंटिटीज बिजनेस मॉडल, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क दैट may arise from the use of the IT, identify related ITGC controls, and which enable us to auditor to effective and efficient audit approach। ऑडिटर को अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंट ऑडिट करनी है तो उसे ये तीन चार चीज़ें मतलब जानना पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो कि आईटी डिपेंडेंसी कितनी है एंटिटी में, आईटी कितनी डिपेंडेंसी, इसके लिए उसे तीन चार चीज़ें जाननी है कि कितना आईटी एंटिटी रिलाई करती है अपने आईटी सिस्टम पे, हाउ आईटी कैसे इंटीग्रेटेड है उसके बिजनेस मॉडल, एंटिटी के बिजनेस मॉडल से, कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क आ सकते हैं फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी, और कौन कौन से आईटी जीज कंट्रोल लगा रखे एंटिटी ने। चार चीज़ें, मतलब ये चार चीज़ें अगर ऑडिटर ने जान ली तो फिर वो ये सब पता लगा देगा कि आईटी का डिपेंडेंसी कितनी है ऑडिट उसके एंटिटीज के बिजनेस पे। और देन उसके बाद ऑडिटर इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिटेड अप्रोच मतलब फैप डिज़ाइन कर सकता है। अब आईटी डिपेंडेंसी अराइज क्यों होती है, क्योंकि जो हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो डेटा है उस आईटी का यूज़ करते हैं फॉर प्रिया, आईटी का यूज़ करते हैं फ्रॉम प्रिया तो शॉर्ट कोड। मतलब आईटी का हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेसिंग रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग ऑथराइजेशन इनिशिएशन, जो अदर ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल डेटा का जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ होती है। अगर हम आईटी का यूज़ प्रिया के लिए करेंगे तो आईटी डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, आईटी डिपेंडेंसी क्रिएट होगी तो ऑडिटर को चार बातें अंडरस्टैंड करना पड़ेगी ताकि वो अपना फैप डिज़ाइन कर सके। वो चार, ठीक है, वो चार बातें कौन सी है कि एंटिटी रिलायंस अपॉन द आईटी, अंडरस्टैंड हाउ आईटी इज इंटीग्रेटेड टू एंटिटी बिजनेस मॉडल, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द यूज ऑफ द आईटी, एंड व्हाट आईटी इज कंट्रोल यूज बाय द एंड मैनेजमेंट। अब आईटी डिपेंडेंसी के टाइप बता रखे हैं, 5 टाइप होते हैं आईटी डिपेंडेंसी के। इसका शॉर्ट कोड है सिरका, मतलब एस फॉर सिक्योरिटी, आई फॉर इंटरफेस, आर फॉर रिपोर्ट्स, सी फॉर कैलकुलेशन, ए फॉर ऑटोमेटेड कंट्रोल। अब आते हैं एक एक को पढ़ते हैं। ऑटोमेटेड कंट्रोल फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर अप्रूवल प्रोसेस, मतलब पीओ बनेगा उस सिस्टम से बनेगा, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनेगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा सिस्टम, पीओ बनेगा उसका अप्रूवल सिस्टम में होगी।
ठीक है, ये सब। और एग्जिस्टेंस चेक, अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कस्टमर कोड खोलने का इन ईआरपी में, तो कस्टमर वो जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कस्टमर के दो दो कोड तीन तीन कोड खुल जाए, इससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आई हम कंट्रोल लगाएंगे, ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाएंगे, तो एक कस्टमर का एक ही कोड खुलेगा, तो इससे हमें एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि एक कस्टमर एक ही हो। ठीक है, रीजनेबल चेक करने के लिए हम थ्रू ऑटोमेटेड कंट्रोल हम एक पेमेंट लिमिट डाल सकते हैं कि इससे ज़्यादा की पेमेंट की अप्रूवल, ऑथराइज पेमेंट की अप्रूवल ऑथराइजेशन लिमिट सेट कर सकते हैं कि इस कस्टमर को इससे अगर इतना 5 लाख की पेमेंट करनी है, तो उससे एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय कर सकता है। उससे ऊपर की पेमेंट करनी है तो कोई सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल लगेगी, उससे ऊपर करनी है तो सीएफओ की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, तो ऐसे रीजनेबल चेक्स डाल सकते हैं थ्रू ऑटोमेटेड कंट्रोल। एग्जिस्टिंग चेक्स कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर अप्रूवल प्रोसेस ऑटोमेटेड कर सकते हैं। रिपोर्ट में जो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स होती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं मैनुअल कंट्रोल एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमें उन डेटर्स को मेल भेजना है फॉर द रिकवरी जिनका आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ से ऊपर है, और जो 60 दिन से ऊपर हो चुका है उनके आउटस्टैंडिंग को, तो ये रिपोर्ट कहाँ से निकलेगी, सिस्टम से। लेकिन सिस्टम से निकालने के बाद मेल तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, लेटर तो हमें खुद ही भेजना पड़ेगा। तो यूज़ है सिस्टम का, सिस्टम सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स का इन मैनुअल एक्टिविटी में। ठीक है, तो हमारी आईटी डिपेंडेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। सिक्योरिटी से उससे पहले आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आ रहा था अकाउंटिंग प्रोसीजर डेट आर परफॉर्म बाय द आईटी सिस्टम इंस्टेड ऑफ द पर्सन। अब जो जितनी भी बिजनेस इन्वायरमेंट, जितनी भी बिजनेसेस है, बैंक्स है, सब में जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक, कोई कैलकुलेटर पे खुद से मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करता, वो थ्रू आईटी ही होती है, तो आईटी ही होती है, ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो इसे कोई चेक नहीं करता। इसका फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है बैंक में, तो कंप्यूटर खुद करेगा। डेप्रिसिएशन लगाना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट पे, कंप्यूटर खुद लगाएगा, हम उसमें से एक फॉर्मूला फीड कर देंगे, वो एसेट पे खुद ब खुद स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, ईयरली, क्वार्टरली, वट एवर जैसी भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। और फॉर एग्जांपल इनवॉइस जनरेट करना है, तो इनवॉइस में हम क्या करते हैं, प्राइस मैटर में प्राइस पहले से अपलोड कर देते हैं, फिर हम बस क्वांटिटी अपडेट करते जाते हैं, तो इनवॉइस अपने आप क्रिएट होते जाता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब जब हम डिस्पैच क्वांटिटीज में डालेंगे, तो प्राइस से वो मल्टीप्लाई होकर खुद ही इनवॉइस कैलकुलेट होते जाएगा। ठीक है, ये होता है कैलकुलेशन। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से enable by the to security include segregation of duty enabled by the IT environment to restrict access of to information to determine the separation of roles and responsibility that could allow employee to prepare and conceal error of fraud। segregation of duty इसलिए जरूरी है ताकि कोई एक एम्प्लॉय के पास ज़्यादा कंट्रोल ना हो, फ्रॉड एरर ना कर सके। इसको रोकने के लिए हमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। दूसरा उसके बाद आता है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कॉमन यूज टू इशू डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये इंटरफेस आर द प्रोग्राम लॉजिक होता है दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर। फॉर एग्जांपल एक पेरोल लेजर है, पेरोल लेजर के अंदर एंट्रीज आ गई, मंथली पेरोल का डेटा आ गया, अब उसको हमें अपने बुक्स में चढ़ाना होगा, तो वो मैनुअल होगा, उसमें एरर के चांसेस होंगे, तो वो कैसा होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। पेरोल से पेरोल लेजर बैलेंस डायरेक्टली ट्रांसफर टू दी जनरल लेजर बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईटी का यूज़ करते हैं, तो हम 5 जगह आईटी का मेनली यूज़ करते हैं। कंट्रोल्स जो कि ऑटोमेटेड है, रिपोर्ट्स सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट, कैलकुलेशन में, सिक्योरिटी में मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, और इंटरफेस में यहाँ पे हमें बेसिकली बैलेंस ट्रांसफर करना होता है एक लेजर से दूसरे बैलेंस में। यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर के बीच में जब एपीआई लगा होता है तो उसका डेटा पुल करना होता है दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा आता है अब जो अभी हमने आईटी रिस्क पढ़े थे, अब ऊपर हमने ये पढ़े थे ना आईटी रिस्क, अनऑथराइज चेंजेस, ये सब। तो इसके लिए एंटिटी क्या करती है, इस रिस्क को करने के लिए आईटीजीसी कंट्रोल लगाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल मैनेजमेंट लगा के चलती है। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना होता है और उसके हिसाब से अपना रैप डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, ये समझ लिया, ये समझ लिया। अब आते हैं, अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है साइबर रिस्क रिलेटेड। साइबर रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये आ सकता है, इसके हर एक टॉपिक को हमें समझ के चलना पड़ेगा। पहला होता है साइबर रिस्क होता क्या है, जब जब मतलब साइबर अगर एनी सिचुएशन आ रही थी जहाँ पे हमारा साइबर अटैक हो सकता है या साइबर अटैक हो गया है, तो उस अटैक से होने वाले रिस्क को हम क्या कहते हैं, साइबर रिस्क। साइबर रिस्क में आते हैं मेलवेयर, डोज, फिशिंग, स्पूफिंग, आइडेंटिफाई बेस्ड थ्रेट, इनसाइडर थ्रेट, डीएनएस टनलिंग एंड आईओटी बेस्ड अटैक। ठीक है, इससे एमसीक्यू आ सकता है कि मालवेयर है तो रैंसमवेयर, फाइल्सवेयर, ट्रोजन, मोबाइलवेयर।
फिशिंग है तो स्पेयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। स्पूफिंग है तो डोमेन स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग। तो पहचानने को आ सकता है कि हमें इनमें से पहचानना पड़े। तो आइए पहले समझ लेते हैं एक एक से। मालवेयर मतलब हम इसका सिंपल मीनिंग समझेंगे क्योंकि हमें एमसीक्यू पर्पज से याद करके चलना है। मालवेयर मतलब एक बार अगर कंप्यूटर में ये आ गया तो कंप्यूटर गया, ठीक है। मालवेयर एक तरह का वायरस समझिए, जो एक बार आ गया तो सब कुछ खत्म, डेटा वेटा सब लॉस। मालवेयर के होते हैं 4 टाइप। रैंसमवेयर में मतलब क्या होता है, जो परपेटर है, जो अटैकर है, वो क्या करता है, हैकर है, वो विक्टिम के डेटा को ना उसको इंक्रिप्ट कर देता है, विक्टिम के सिस्टम को इंक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, और फिर पेमेंट डिमांड करता है। और जब पेमेंट उसे मिल जाती है तो उसे डिक्रिप्ट करके उसको ओपन कर देता है, ठीक है। फाल्सवेयर क्या होता है, फाल्सवेयर क्या होता है, ये एक लेजिटिमेट टूल्स है। इसमें अटैकर को कोई कोड वर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती टारगेट सिस्टम में। ये अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आता है और सिस्टम के अंदर फाइल्स वगैरह जनरेट करके सिस्टम को ख़राब कर देता है, ठीक है। और इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। ट्रोजन, जो कि लगता है कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह लगता है, पता नहीं चलता कि ये एक वायरस है कहाँ से आया, ये कुछ नहीं पता चलता। ये एक ऑथेंटिक मतलब देखने में तो लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, और ये क्या था, फ्री डाउनलोडिंग वगैरह से आता है, ये बैकएंड से आता है और सिस्टम में कब्जा कर लेता है। मोबाइल मेलवेयर, जो मोबाइल डिवाइसेस पर अटैक करता है, टारगेट करता है मोबाइल डिवाइसेस को। फॉर एग्जांपल पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर लिया, अनसिक्योर्ड वाईफाई का यूज़ करके मोबाइल में वायरस डाल लिया, उसको हैक कर लिया, ये सब। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब नेट हमारे जो कंपनी का सर्वर है उस पर इतना लोड डालो, इतना नेटवर्क का लोड डालो कि वो सर्वर क्रैश कर जाए, ठीक है। मतलब इसमें सर्वर काम नहीं कर पाता, इसमें फिर हमारी सारी जो डेली ऑपरेशन है वो सब बंद हो जाते हैं, ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन अकाउंट, कोई सारा सर्वर से चल रहा होता है। अगर सर्वर क्रैश कर जाएगा सब कुछ बंद हो जाएगा। इसमें इससे नुकसान तो कुछ नहीं होता है, पर इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट, टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज बहुत खर्च होते हैं फिर इसको ठीक करने में। फिशिंग, फिशिंग ये होता है एसएमएस और ईमेल से थ्रू होता है। इस पे लिंक पे क्लिक करो और आपका डेटा खत्म। इसमें आता है, पहले आता है स्पेयर फिशिंग। ये स्पेयर फिशिंग मतलब किसी इंडिविजुअल को टारगेट करा जाता है तो वो स्पेयर फिशिंग में आता है। इंडिविजुअल को एसएमएस लिंक, एसएमएस या फिर एसएमएस ईमेल भेजा उस, ठीक है, पर्टिकुलर टारगेट करते हैं तो स्पेयर फिशिंग। वेलिंग, जो कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट और सी लेवल एम्प्लॉयज़ को भेजा जाता है, मतलब सीईओ, सीआईओ, सीएफओ ऐसे लोगों को, ताकि उनका कंप्यूटर से उनका डेटा चुराया जा सके और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जा सके। स्मिशिंग, जो कि एसएमएस नॉर्मली क्या होता है कि एसएमएस वगैरह भेजो, लिंक क्लिक करो, उसमें आता है। विशिंग, जो कि फ़ोन कॉल के थ्रू होता है, आपने फ़ोन कॉल और वॉइस कॉल के थ्रू आप पब्लिक से उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डेटा निकलवाने की कोशिश करते हो, जो कि अन्य गलत पर्पज से, ठीक है। स्पूफिंग मतलब फेक वेबसाइट पेज बदलना। स्पूफिंग दो टाइप की हो सकती है, एक क्या तो डोमेन स्पूफिंग मतलब फेक वेबसाइट, या फिर ईमेल स्पूफिंग मतलब फेक ईमेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक्सेस है और उसके लिए उसने मल्टीपल यूज़र आईडी पासवर्ड है। वो क्या करेगा कि सबका यूज़र आईडी पासवर्ड या तो कॉमन एक रखे, तो मतलब अगर एक आईडी है तो मतलब उसका सारे एप्लीकेशंस का एक्सेस हैकर के पास चला गया। या फिर उसने अब मान लो कि अलग अलग रखा है यूज़र आईडी पासवर्ड, तो उसने क्या बहुत अलग अलग सिस्टम में, मतलब अपने दूसरों के सब कितने ही सारे सिस्टम में ऑन करके छोड़ दिया, मतलब एक्सेस करके छोड़ दिया। तब भी वो एक रिस्क है कि कोई भी मतलब जिसके सिस्टम में उसने वो डेटा डाला है वो वहाँ से हैक हो जाए। मतलब इसमें होता है ना, फॉर एग्जांपल हम अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल देते हैं मल्टीपल शॉपिंग वेबसाइट, मल्टीपल दोस्तों के फ़ोन में कोई शॉपिंग करते वक्त, तो वो इंसाइडर थ्रेट होता है, जो हमारे एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉयज से होता है, क्योंकि उन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होता है। तो वो किसी दूसरी और कॉम्पिटिटिव के ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके हमारे एंटिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं थ्रू आई थ्रू आईटी। डीएनएस टनलिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई वेबसाइट फॉर एग्जांपल गूगल.com को एक्सेस करना है, तो जब हम गूगल.com को टाइप करेंगे तो वो पहले हमें तुरंत एक्सेस नहीं देगा, उसके पास पहले गूगल के पास पहले हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस जाएगा, वो उसे रिकॉर्ड करेगा। देन फिर वो एक पैकेट भेजेगा एक हमारे सिस्टम में, देन वो वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन अगर इसी टनल के बीच में अगर कोई परपेटा, कोई हैकर उसमें मालवेयर डाल दे तो हमारा सिस्टम तो हैक हो जाएगा, हाँ, ठीक है। ये वो होता है। और आईओटी बेस्ड अटैक मतलब जो हमारे इंटरनेट जो थिंग्स हैं, जो डिवाइसेज है, वो इंटरनेट से चल रही है, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी, एलेक्सा, अगर उसको उसको किसी ने हैक कर लिया, उसको कोई कंट्रोल कर ले, उससे हमारा डेटा चुरा ले, ठीक है, ये सब। तो ये थे हमारे साइबर रिस्क, ठीक है, ये होते हैं।
मेलवेयर में रैंसमवेयर, फाइलवेयर, ट्रोजन, मोबाइलवेयर, डॉस, नेटवर्क पे लोड डाल के सर्वर क्रैश कर देना, फिशिंग, स्पेयर फिशिंग, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग, स्पूपिंग, डोमेन स्पूपिंग, ईमेल स्पूपिंग, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, इनसाइडर थ्रेट, डीएनएस टनलिंग एंड आईओटी बेस्ड अटैक। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क मतलब साइबर रिस्क होगा तो हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या साइबर रिस्क 3 स्टेज में होता है, ऐसा नहीं कि एक वन टाइम में आया, 3 स्टेज में आता है, 3 इसके स्टेप बाय स्टेप है, तभी हम बोलेंगे कि साइबर अटैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद फ्रेमवर्क। आइए पहले साइबर रिस्क की पढ़ लेते हैं स्टेजेस। तो पहले रिस्क को असेस करो कि व्हाट मे बी रिस्क इन्वॉल्व, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, फिर उसके रिस्क को के इम्पैक्ट को समझो कि अगर साइबर अटैक हो गया तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा लॉस हो सकता है, बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है, आईपी थेफ्ट हो सकता है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो सकती है, रैंसमवेयर अटैक हो सकते हैं। असेसिंग रिस्क में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनसाइडर फ्रॉड हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, ईमेल फिशिंग हो सकता है। फिर उस रिस्क को मैनेज करो। ठीक है, तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। Assessing the risk में no organization is completely immune to the cyber risk. Different clients have a different type of cyber risk and different level of cyber risk. Every organization should consider at least कोई कॉमन थ्रेट। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ कॉमन थ्रेट तो होते ही होते हैं, मतलब मानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल ऑफ आईटी है, अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क है, लेकिन कुछ कॉमन रिस्क तो हमेशा रहते ही रहते थे, रैंसमवेयर, फिशिंग, इनसाइडर फ्रॉड, ये सब। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। अगर साइबर अटैक हो गया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। बिजनेस इंटरप्ट हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो सकता है, जो फॉर एग्जांपल कोको कोला है, कोको कोला का एक का बिजनेस मॉडल का जो जो बिजनेस मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस मॉडल का जो कंट्रोल है, जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से पूरा बिजनेस टिका हुआ है, वो एक सिक फॉर्मूले पे है, कोको कोला के फॉर्मूले पे, वो उसका पेटेंट राइट है कोको कोला का, वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में है, आईपी फॉर्म में। अगर वो आईपी कोई हैक करके उसको फॉर्मूला चुरा ले तो कोको कोला कंपनी तो बर्बाद, खत्म। तो वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, पर्सनल डेटा पे खतरा। फिर उसको फिर आता तीसरा स्टेज है मैनेजिंग रिस्क। अगर रिस्क हो गया तो अब उसको कैसे संभालें। तो उसके लिए क्या करें, गेन एन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइबर रिस्क, असेस द एग्जिस्टिंग आईटी, अलाइन करेंगे साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, एंड अंडरस्टैंड करेंगे एक्सेप्टेड रिस्क और डॉक्यूमेंट करके चलेंगे अपने कंट्रोल्स को। मतलब समझ के चलो कि क्या क्या साइबर रिस्क हो सकते हैं। अपने आईटी को समझो कि वो आपका आईटी सिस्टम कैसे अलाइन करो कि अपने आईटी और साइबर सिक्योरिटी को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम क्या चाहते हैं और क्या क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। फिर अंडरस्टैंड करो अपने एक्सेप्टेड रिस्क को। ये कुछ तो रिस्क होंगे जो बोलेंगे हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको लगाने का खर्चा कंट्रोल लगाने का खर्चा उसको ना लगाने के खर्चे से ज़्यादा होगा, मतलब उससे होने वाले रिस्क की कॉस्ट कम होगी, और उस पर कंट्रोल लगाने के रिस्क की उस के लगाने की कंट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल रिस्क को आइडेंटिफाई करो और अपने जो भी कंट्रोल लगाना उसको डॉक्यूमेंट करके चलो। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में मतलब इसमें ये कहते हैं कि पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके चलो, और अगर आपने जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो कोई साइबर अटैक हो उससे पहले उसके लिए प्रिवेंशन कंट्रोल लगा के चलो। अगर कोई साइबर अटैक हो भी जाता है तो डिटेक्ट करो कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, रिस्पॉन्ड करो कि वो जो अटैक हुआ है उसको हटा जा सके, और रिकवर करो अपने लॉस डेटा और सेंसिटिव डेटा को। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, पीरियोडिकली असेस करने हैं अपने रिस्क को, डेवलप द बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड मिटिगेशन फैक्टर टू सिस्टम फेलियर एंड ऑथराइज एक्सेस, रिव्यू करके चलना अपने इन्फॉर्मेशन एसेट मतलब इंटेलेक्चुअल पेटेंट प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट राइट, डिजिटल एसेट। तो रिव्यू करो कि आपके कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एसेट है, डिजिटल एसेट है। रिव्यू करो अपने सिस्टम को जो कि डिजिटल एसेट से कनेक्टेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करो, जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे डिजिटल एसेट हमारा आईटी पे कोई भी रिस्क ना आए, और साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालो। और रिस्क ये बात आप सेम टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करके चलो। तो प्रोटेक्शन के लिए आप मॉनिटरिंग अनऑथराइज, ये तो हो गया, आपने रिस्क को अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये रिस्क है, इसके ऊपर कोई अटैक ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन कंट्रोल क्या लगाओगे, तो यही है प्रिवेंशन कंट्रोल। मॉनिटर करके चलेंगे अनऑथराइज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एसिड, कि कोई अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा कोई अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक एसिड का एक्सेस तो नहीं है इसके पास,
ठीक है, मतलब कोई हमारे इलेक्ट्रॉनिक एसेट का अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है किसी के पास। कंडक्ट करके चलेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने टीम मेंबर्स को कि कौन इससे होने वाले रिस्क और आईटी से होने वाले रिस्क कौन से हैं, हमारे बिजनेस के लिए कौन कौन से रिस्क रेलिवेंट है और आप उससे कैसे बच सकते हो। कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक द टीम अवेयर एंड प्रोसेस इन प्लेस टू आइडेंटिफाई डिजिटल एसेट एट द रिस्क, प्रायोरिटाइज की सिक्योरिटी। अपने आईपी रिस्क के लिए आप एक प्रॉपर एसओपी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ और अपने उसकी सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज करके चलो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोटेक्ट के लिए डिटेक्ट करना, डैमेज को रिस्पॉन्ड के लिए एंटीवायरस और फॉर एग्जांपल वायरस अगर अटैक हो गया, वायरस लगाओ, एंटीवायरस लगाओ, और ठीक है, ताकि वो वायरस को हटा सके और रिकवर करो लॉस डेटा को। आइए बुक से पढ़ लेते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे एसेट को। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एंटिटी शुड कंडक्ट पीरियोडिकल रिस्क असेसमेंट करके चलेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्योंकि वो जो साइबर अटैक है वो क्या कर सकते हैं, एंटिटी के प्राइमरी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, लॉस ऑफ डेटा कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें डेटा का एक्सेस ना मिले, इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड एंड रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू आईटी नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं। एंटिटी शुड मेंटेन पीरियोडिकली रिव्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन एसेट। एंटिटी के बाद जो इन्फॉर्मेशन एसेट है उसका पीरियोडिकली रिव्यू करके चलना है कि वो सही है कि नहीं है। इन्फॉर्मेशन एसेट मतलब डिजिटल एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट एंड कॉपी राइट्स, फॉर एग्जाम्पल कोको फॉर वाला फॉर्मूला ही, उनकी प्रायोरिटाइज करके चलो, उनके प्रोटेक्शन को periodically रिव्यू करो, सिस्टम कनेक्टेड टू देयर नेटवर्क ऑन विच डिजिटल एसेट रिसाइड। फिर फिर अगर कोई अटैक हो भी जाता है तो उसके बाद उसका एक्शन प्लान क्या होगा, हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द रिकवरी ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, एंड देन एस्टैब्लिश द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO, CIO, and risk assessment should be discussed with the TCWG। एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द रिस्क एंटिटी टू मॉनिटर करके चलेगी, अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक एसेट का। फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके चलेगी फॉर टीम टू अवेयर द रिस्क एसोसिएटेड विद द साइबर अटैक। ठीक है, entity should implement effective control for data security। entity should have process and procedure, मतलब entity should establish the SOPs for identifying new material digital electronic asset on the balance sheet। entity एक एसओपी बना के चलेगी जिसमें वो अपने डिजिटल एसेट को कैसे आइडेंटिफाई करती है, उसको कैसे रिकॉर्ड करती है बैलेंस शीट पे, ताकि हम उसी के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा सकें। ठीक है, फिर डिटेक्शन ऑफ रिस्क में ऐसे एसेस एंड एनालाइज करेंगे कि उस रिस्क की वजह से कितना डैमेज हुआ है, एवेल्यूट करेंगे उसकी सिग्निफिकेंस को और टाइमली डिस्क्लोज करके चलेंगे। रिस्पॉन्ड में अगर हम पे अटैक हो गया तो हाउ इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट कैसे अकर्ड हुआ, कम्युनिकेट टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करी थी उसको कम्युनिकेट करके चलेंगे कि आपके उधर ऐसा कैसे हुआ, अकाउंटेबिलिटी आपकी थी, और TCWG को बता के चलेंगे। और जो सिक्योरिटी इंसिडेंट रिसोर्स प्लान है जो हमने बनाया है रिस्क हो जाने साइबर अटैक होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो प्लान ऑफ एक्शन में लेकर आएंगे एंड उसकी कॉस्ट ऑफ फ्यूचर एक्शन प्लान देख के चलेंगे। फिर रिस्क रिकवर फ्रॉम द रिस्क, एंटिटी शुड अंडरटेक एप्रोप्रिएट एक्शन लेगी टू रिकवर फ्रॉम द अटैक टू मेक श्योर बिजनेस इज अप एंड रनिंग। मतलब वही रिकवरी ऑफ द लॉस है ताकि एंटिटी काम कर सके। अब आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क रिलेटेड कौन कौन से कंट्रोल है, मतलब इसमें दो टाइप के कंट्रोल पढ़ने हैं, एक तो वेंडर मास्टर रिलेटेड कंट्रोल, एक NEFT रिलेटेड कंट्रोल। वेंडर मास्टर का नवंबर 24 में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो अब तो आएगा नहीं, पर फिर भी एक बार समझ के लेते हैं, दोनों कंट्रोल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें 3-4 सवालों का जवाब चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस इन द वेंडर मास्टर डेटा, आर अदर कम्युनिकेशन चैनल्स यूज टू रिक्वेस्ट टू चेंज द वेंडर मास्टर डेटा, व्हाट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी आर यूज टू used to initiate, authorize, and process changes to vendor master data, are authentication protocol defined to verify modification of the vendor master data. Uh, and what controls are to establish to for the NEFT electronic ट्रांसफर ऑफ फंड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड को हम वायर ट्रांसफर करके चलते हैं। आज जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वायर फंड ट्रांसफर के लिए, क्या वो इतने एजुकेटेड है उससे कि वो उससे जुड़े हुए थ्रेट रिस्क को अंडरस्टैंड कर सके। आर जो ऑथेंटिक जो कि हमने SOP प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, ठीक है, क्या हमने टू
वेरीफाई दी वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, क्या हमने वायर ट्रांसफर मतलब जो कि पेमेंट हम ऑनलाइन करते हैं उसके लिए हमने कोई एसओपीज प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। व्हाट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी आर यूज टू फैसिलिटेट द रिक्वेस्ट इनिशिएशन ऑथराइजेशन रिलीज ऑफ वायर, मतलब हम कौन सी पेमेंट ट्रांसफर फंड ट्रांसफर के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो सेफ एंड सिक्योर है। ये 3 सवालों के जवाब लिखने लें। आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वायर ट्रांसफर इनफ एजुकेटेड फॉर द रेलिवेंट थ्रेट एंड information literate common phishing scams, are authenticate protocols defined to verify the wire transfer request, what system and technology are used to facilitate the request initiation and authorization, ठीक है। फिर तीसरा था कंट्रोल ओवर पैच मैनेजमेंट कुछ नहीं, मतलब क्या होता है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमांड देते हो तो वो हमें बताता है कि आपने पिछली कमांड कब दी थी, उसी को पैच मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपस अपने आप में ये कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है रिमोट ऑडिट। रिमोट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट ऑडिट में हमें ये लिखे, रिमोट ऑडिट को हम कहते हैं डेस्कटॉप ऑडिट, वर्चुअल ऑडिट, जिसमें ऑडिटर यूज ऑनलाइन ऑडिट करता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑडिट करता है। मतलब ऑडिटर क्या होता है, क्लाइंट बेस पर ना जाकर अपने होम प्लेस से ही ऑडिट करता है थ्रू आई टी टूल्स, ठीक है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। रैप 3 चीज़ें होती है रैप, मतलब इसकी प्लानिंग, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा एंड सिक्योरिटी एंड डेटा, एंड तीसरा है रिस्क असेसमेंट। तो प्लानिंग में हम क्या लेके चलेंगे, प्लानिंग में हम इसमें पता करके चलेंगे, डिसाइड करके चलेंगे कि और क्या ऑडिट की टाइम टाइम रहने वाली, मीटिंग प्लेटफॉर्म कौन से रहने वाले, जूम रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम रहेगा कि गूगल मीट रहेगा, ठीक है। डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या रहने वाला है एग्जीक्यूशन फेज में, जिसमें इंक्वायरी होती है, तो हम उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करेंगे ऑडिटर के साथ, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें ऑडिटर अपना सारा डॉक्यूमेंट उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेगा, ठीक है। फिर वो डेटा जो है अब उसने हमें नेटवर्क पे दिया, उसने हमें सिस्टम में दिया है, तो डेटा सिक्योर रहना चाहिए, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए क्या है, 4-5 रोल है ऑडिटर के, टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट हमें प्लेटफॉर्म पे मिला हुआ है उसको वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, और इंक्रिप्टेड होना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन वंस रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे ऑडिटर को डेटा भेजा है, तो वो ऑडिटर उसको एक बार रिव्यू और डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा आर्काइव फोल्डर के अंदर फॉर देयर प्रोटेक्शन। ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। जब ऑडिटर अगर आईटी इन्वायरमेंट के थ्रू ऑडिट करता है तो ऑडिटर के ऊपर कुछ आईटी एक्ट, कुछ लीगल रेगुलेशन भी लगती हैं, तो ऑडिटर को उसको पालन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड एंड इमेज एंड ऑथराइजेशन टू यूज पीपल इमेज, मतलब आप कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। Auditor should not take any screenshot of auditive without any as evidence without any prior approval. Any screenshot of document and record of other kind of evidence should be previously authorized by the auditor of the organization. In case of auditor want to access of the auditor's IT system, auditor use VPN, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज बिकम क्रूशल रिमोट फॉर द रिमोट ऑडिट, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये असेसमेंट तभी करना चाहिए जब लगे कि इफ रिमोट ऑडिट इज सफिशिएंट टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, रिमोट ऑडिट से हमारा अगर ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होगा तभी हम रिमोट ऑडिट करेंगे, अदरवाइज रिमोट ऑडिट को हम अवॉइड करके चलेंगे। रिमोट ऑडिट के एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट और टाइम कम लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ड्यू टू नेटवर्क इशू मीटिंग और इंटरव्यू में भी इंटरप्रेटेड, मतलब नेटवर्क इशू की वजह से ये डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज है कि कंफर्ट और फ्लेक्सिबल है, वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, आप कहीं से भी कैसे भी ऑडिट कर सकते हैं, पर उसका लिमिटेशन यही है कि आप विजुलाइज नहीं कर सकते फैसिलिटी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑडिटी और बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ऑडिटी को, ठीक है। तीसरा, कि ऑडिटर को फर्स्ट हैंडेड एविडेंस मिलेंगे डायरेक्टली फ्रॉम दी सिस्टम, आईटी सिस्टम से फर्स्ट हैंडेड वो एविडेंस मिलेंगे, बीच में कोई भी चेन ब्रेक नहीं होगी। तो लेकिन इसका नुकसान यही है कि जो भी आपके अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑडिटर उसमें मना कर जाएगा कि मैं आपको ये सिस्टम पे नहीं दूंगा, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल है, हम ये नहीं दे सकते, ठीक है। रिमोट एक्सेस पे हम आपको हाथ से दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। चौथा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर, ये ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिटर को ज़्यादा टाइम मिल जाता है एविडेंस देने के लिए, क्योंकि सिस्टम में लोड स्कैन करके फाइल डालना बहुत हैवी रहता है, तो ऑडिटर को टाइम मिल जाता है कि वो थोड़ा सा सर पे नहीं खड़ा होता है ना, तो ऑडिटी इसका फ़ायदा उठा के लेट देता है एविडेंस। पर इसका नुकसान यही है कि कुछ एविडेंस हो सकता है कि ओमिट हो जाए, ऑडिटी भेजे ही ना,
या फिर वो फोर्ज करके डॉक्यूमेंट भेजे। ऑडिटी के पास एक और एडवांटेज है कि उसके पास सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बढ़ जाते हैं, वो ग्लोबल इंडिया बाहर किसी दूसरे इंडिया के किसी दूसरे स्टेट से भी ऑडिटर को बुला सकता है। पर ऑडिटर के यही वही डिसएडवांटेज है कि कल्चर चैलेंज है, को उसकी वजह से लोकल लॉ रेगुलेशन के बारे में पता ही नहीं होगा। ऑटोमेटेड टूल्स जो ऑडिट में हम यूज़ करते हैं, IoT, AI, ब्लॉकचेन, NFI, रोबोटिक्स में IoT इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो IoT का पढ़ते हैं। IoT क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस टू इंटरनेट। फॉर एग्जांपल CCTV कैमरा, स्मार्ट होम, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। डेटा, इसके कंपोनेंट क्या है? डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कनेक्टिविटी। चेंज, इट अफेक्ट चेंजेस बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल को इसकी वजह से क्या हुआ? बिजनेस मॉडल चेंज हो चुका है। अफेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, न्यू लॉ रेगुलेशन आए हैं इसके लिए। ऑडिट को क्या करके चलना चाहिए? इसके लिए नए सिस्टम लेकर आने पड़ेंगे अपने ऑडिट में। ऑडिट फॉर्म को अपने ऑडिटर को ट्रेन और अपस्किल करना पड़ेगा टू इवैल्यूएट डिजाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑटोमेटेड कंट्रोल। कंज्यूमर फेसिंग टूल्स दैट कनेक्ट टू द बिजनेस कैन इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी तो ऑडिटर का काम बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, तो IoT क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस टू द इंटरनेट की कंपोनेंट है डेटा कलेक्शन, एनालिटिक्स एंड कनेक्टिविटी। रिस्क क्या है? इट इज IoT not only change the business model but also affect the strategic business objective. रिस्क प्रोफाइल ऑफ द एंटिटी चेंज हो गई है विद द एक्सपोजर ऑफ न्यू एंड लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर में नीड टू स्कोप न्यू, इसकी वजह से ऑडिटर को अपने स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। ऑडिट फॉर्म को अपने स्टाफ और ऑडिटर को ट्रेन करना पड़ेगा टू इवैल्यूएट डिजाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, ताकि वो ऑटोमेटेड कंट्रोल को अच्छे से ऑडिट कर पाए। ठीक है, कंज्यूमर फेसिंग टूल्स हैं दैट कनेक्ट बिजनेस न्यू इम्पैक्टिव फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि कनेक्ट कंज्यूमर फेसिंग टूल्स है, क्योंकि इससे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा तो ऑडिटर इसके इससे नए रिस्क मैनेजमेंट के लिए अराइज होंगे, तो ऑडिटर को उसको देख के चलना पड़ेगा। कंसिडर पेमेंट प्रोसेसिंग, जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग टूल्स हैं उस पर भी अब रिस्क होगा, तो ऑडिटर को उसको भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ गया है तो उसको चेक करके चलना होगा। ठीक है, कॉमन रिस्क ऑफ IT यही हो सकते हैं: डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डेटा ब्रीच, डिवाइस थेफ्ट, डिवाइस हाईजैकिंग और डेटा साइफनिंग। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ब्लॉकचेन के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? तो ब्लॉकचेन का यही रिस्क है कि आप ट्रांजेक्शन एक बार कर लो तो रिवर्स नहीं कर सकते, इनएबिलिटी टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन। ब्लॉकचेन में हर ट्रांजेक्शन खोलने के लिए की चाहिए, अगर वो की हो गई तो आप ट्रांजेक्शन को देख नहीं सकते। तो टू इंश्योर दैट दे आर नॉट लॉक्ड आउट, मैनेजमेंट को लिख के चलना पड़ेगा। एंड हाउ क्लियर कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, अगर ऐसा होता है क्या करेंगे? ऑपरेटिंग थ्रू नेटवर्क नोड्स के थ्रू काम करें। और अभी भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग स्टेज में है। ठीक है, उसके बाद RPA रोबोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉमन रिस्क फॉर द RPA। तो 3 टाइप के रिस्क हो सकते हैं: ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क, चेंज मैनेजमेंट रिस्क एंड RPA स्ट्रेटेजी रिस्क। अब अब अगर ऑडिटर डिजिटल ऑडिट करेगा तो ऑडिटर को क्या चीज़ें बेसिकली क्या 3-4 चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। पूरा मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगा के चलना है उसे। अंडरस्टैंड करना है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट जो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, अंडरस्टैंड करके चलना है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन पर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, असेस करके चलना है कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मैनेजमेंट के लिए एडिक्वेट कंट्रोल लगाएं कि नहीं लगाएं। ठीक है, पूरा करके चलना है। अब न्यूजन टेक्नोलॉजी को कैसे ऑडिट, न्यूजन में कौन कौन सी न्यूजन टेक्नोलॉजी जो ऑडिट में यूज़ की जा सकती है? ड्रोन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मेटावर्स। ड्रोन जो कि इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन, जो रिमोट लोकेशन पे पड़ी हुई है उसको फिजिकल करने में हेल्प करता है। दस दे कैन फोटोग्राफी एंड फिजिकल एग्जामिनिंग द काउंट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फिक्स एसेट एंड इन्वेंट्री। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि जो रियल वाले इन्वायरमेंट में एडिशनल डिजिटल एलिमेंट ऐड करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोकेमन गो इसका पोकेमन गो गेम